नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो कि आने वाले आपके जितने भी बैंक एग्जाम में उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्लास है जो है बैंकिंग एग्ज़ाम को टारगेट रखते हुए खासकर, ठीक है, डिज़ाइन की गई है। इसके अलावा भी आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चाहे मुख्य रूप से आप बात करें आरबीआई, एसबीआई, आरआरबी, पीओ क्लर्क में जितने भी करंट बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, चाहे वो आपका नाबार्ड हो, एक्जिम बैंक हो या एनएचपी हो, ठीक है। अभी हम बात करें जो एग्ज़ाम है आपके जो आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा, वो आपकी वैकेंसी आई हुई है आईडीबीआई की, ठीक है। आईडीबीआई की वैकेंसी आई हुई है, इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, और इंडियन ओवरसीज बैंक में भी वैकेंसी इस समय आई हुई है। आगे जो वैकेंसी आने की संभावना संभावना है वो आईबीपीएस की ध्यान रखिएगा, ठीक है, पीओ क्लर्क, और आईबीपीएस में ही ध्यान रखिएगा जो आरआरबी ग्रामीण बैंक है, ध्यान रखिएगा उसमें भी बैंक पीओ और क्लर्क की वैकेंसी आ सकती हैं, जो मतलब हर साल आती है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट में अगर हम बात करें जिनकी संभावना है, इसके अलावा एसबीआई पीओ की भी वैकेंसी आ सकती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ की भी वैकेंसी आपकी आ सकती है। और यदि आपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। भारतीय स्टेट बैंक और 7 निजी बैंकों ने, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने 2020 में यस बैंक में रिकंस्ट्रक्शन या पुनर्गठन का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन, तो इसके रिकंस्ट्रक्शन के समय उसमें निवेश किया था। ध्यान रखिएगा उस समय यस बैंक की हालत बहुत ख़राब थी, इसका एनपीए काफ़ी बढ़ा हुआ था, मैनेजमेंट सही नहीं था। तो अभी क्या हो रहा है कि ये अपनी 20% हिस्सेदारी, इसको ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पे एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डिटेल में क्या क्या हुआ है, उसके बाद एमसीक्यू। 20% हिस्सेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, ध्यान रखिएगा, जिसमें जो कि जापान में इसकी थी, जो कि सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी थी अगर हम बात करें, ठीक है, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन के समय उसने इसमें निवेश किया था। तो ये जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन एसएमबीसी को, ध्यान रखिएगा, मतलब एसबीआई एस बैंक में जो हिस्सेदारी एसबीआई की थी वो जब बेचेगा किसको, एसएमबीसी बैंक को बेचेगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो समझौता है टोटल 13,484 करोड़ का है, ठीक है। ये जो बेचने का समझौता है 13,482 करोड़ का, 13,482 करोड़ का है, ठीक है। और ये सौदा ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत में बैंकिंग व्यवस्था को खरीदने बेचने के लिए किसकी परमिशन की ज़रूरत होती है, तो आरबीआई की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, ध्यान रखिएगा, एसबीआई वाला और 7 निजी बैंक का। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि कितने में ये सौदा है। तीसरा है कि कौन इसको खरीद रहा है। चौथा, किसकी परमिशन ली जाती है, ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी होती है अगर भारत में बैंकिंग व्यवस्था को में कोई भी परिवर्तन हो रहा है या कोई भी लेन देन हो रहा है, अगर बात करें दूसरे बैंकों के साथ जो भी यहाँ पे एग्रीमेंट हो रहा है। इसके अलावा भारत में कंपनी से संबंधित जब बात आती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो वहाँ पे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हो, ठीक है, इससे मंजूरी लेनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है, इससे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो वहाँ पे किसकी परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत में किसी भी विदेशी इकाई द्वारा बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए आरबीआई की अनुमति अनिवार्य होती है, जैसा कि हमने बताया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अभी तक फेयर फैक्स नामक एक विदेशी कंपनी को ही सीएसबी बैंक में, ठीक है, बहुलांश हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति मिली। बहुलांश का मतलब होता है कि मतलब शेयर्स, ठीक है, यस, शेयर की बात हो रही है यहाँ पे। तो अभी तक अगर बात करें कोई विदेशी कंपनी को जो यहाँ पे परमिशन दी गई है, तो वो फेयर फैक्स कंपनी थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इतना क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है फिर फैक्स वाला, लेकिन बाकी का जो क्वेश्चन है जिसमें हमने बताया ये महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस बैंक में एसबीआई और 7 निजी बैंकों की कुल हिस्सेदारी जो है, ध्यान रखिएगा, फिलहाल ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 33.71% मतलब,
ठीक है। और इस सौदे के बाद एसबीआई की येस बैंक में 10.78% हिस्सेदारी बचेगी, ठीक है। मतलब कुल हिस्सेदारी 33% जो हिस्सेदारी है, ठीक है, जिसमें एसबीआई और बाकी बैंकें हैं, ठीक है, 7 निजी बैंकें। तो जो एसबीआई में अपनी हिस्सेदारी बेच देगा तो इसमें बचेगी कितनी हिस्सेदारी, 10.78% हिस्सेदारी बचेगी, जो कि 7 निजी बैंकों की कुल हिस्सेदारी 2.93% रह जाएगी, मतलब बेचने के बाद, ठीक। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आप यहाँ पे देख लेंगे जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे है, ठीक है। अब अगर हम बात करें येस बैंक के बारे में, ध्यान रखिएगा, तो येस बैंक के बारे में बात करें तो ये एक प्राइवेट बैंक है, ध्यान रखिएगा, प्राइवेट शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। येस बैंक एक प्राइवेट शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, जिसकी स्थापना साल 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर ने मिलकर के की थी। इसका हेडक्वार्टर की बात करें, ध्यान रखिएगा, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये येस बैंक के बारे में रही बात। अभी इसके साथ हुआ क्या था, अगर इसके पास्ट में देखें जो ये लेन देन हुआ था, ध्यान रखिएगा, तो इस 2020 में इस बैंक को भारी संकट का सामना करना पड़ा था। तो इसका जो एनपीए है, ठीक है, इसके नकदी में भारी कमी हो गई थी, एनपीए इसका बढ़ गया था। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नॉन एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब वह संपत्ति जो बैंक को कोई भी प्रॉफिट नहीं देती है, ठीक है। इससे जब बैंक को कोई प्रॉफिट ना हो, ऐसी एसेट्स जिससे बैंक को कोई प्रॉफिट ना हो, कोई अर्निंग ना हो, उसे एनपीए कहा जाता है। लेकिन इसका टाइम होता है 90 डेज। मतलब अगर बैंक से आपने लोन लिया है, ठीक है, लोन लिया है तो उसकी ईएमआई वगैरह, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देते होंगे कि नहीं देते होंगे। तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट अगर बैंक को नहीं मिलेगा तो बैंक की कोई भी अर्निंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। बैंक की कोई अर्निंग जब नहीं होती है, ठीक है, 90 दिन हो जाए, ठीक है, तो बैंक उसको क्या बोलता है, 90 दिन से ज़्यादा दिन और उससे ज़्यादा हो जाए तो बैंक उसको क्या बोलता है, एनपीए बोल देता है, ठीक है। क्या बोलता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये 90 डेज इसका टाइम होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। मार्च 2020 में आरबीआई ने इस बैंक पर नियंत्रण ले लिया था, जब ये, ध्यान रखिएगा, लॉस में गया था, एनपीए इसका बढ़ा था, और 30 दिन के लिए इसकी निकासी जो नकदी थी, मतलब कितना निकाल सकते हैं, 50,000 तय कर दिया था, ठीक है। इस पास्ट की बात हो रही है इस बैंक की। और फिर आरबीआई ने ही इस बैंक को बचाने के लिए यस बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम 2020 लागू की थी। यस बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, बाकी जो बैंकें हैं, उन्होंने इसमें क्या किया, ध्यान रखिएगा, इसमें फिर इसको बचाने के लिए इसमें निवेश करते हैं, इसमें निवेश किया। और निवेश करने के बाद इस बैंक की जो स्थिति है, ध्यान रखिएगा, इसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, ठीक है, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन को यहाँ पे सुधारने में मदद करी गई थी, ठीक है। तो ये था इसका पास्ट, ठीक। अब एसबीआई अब इस बैंक में सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है। और अभी वो अपनी जो नाउ एसबीआई सेलिंग इट शेयर, अभी अपने शेयर जो है इसमें, ठीक है, शेयर ऑफ यस बैंक, इस बैंक के जो शेयर है उसको बेच रहा है, प्लस 7 प्राइवेट बैंक के जो है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसकी जो टैगलाइन, ध्यान रखिएगा, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज, ये टैगलाइन है किसकी, यस बैंक की, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है तो इसको भी ध्यान में रखना है। बात करते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 2003 में की गई थी, इसको भी साथ में देख लेंगे। इसने वास्तविक कार्य शुरू किया 2009 में। इसका जो अधिनियम है, अधिनियम 2002 है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में, ठीक है। इसका जो फंक्शन, अगर हम बात करें तो फंक्शन में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2, विलय और अधिग्रहण की निगरानी, ठीक है। वैसे इसके कई सारे कार्य हैं, जैसे उचित प्रतिस्पर्धा बनाए रखना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है, ध्यान रखिए, जो सीसीआई है, ध्यान रखिएगा, ये सुनिश्चित करता है कि कोई कंपनी बाजार में अनुचित तरीके से वर्चस्व न बनाए, मतलब गैर कानूनी तरीके से अपना प्रभाव या अपना कंट्रोल ना बनाए मार्केट में, ठीक है। तो ये इसका, ये वॉच करता है कौन, सीसीआई वॉच करता है। विलय और अधिग्रहण की निगरानी करता है, ठीक है, जब मर्ज होती है कंपनी या अधिग्रहण होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई दूसरी कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी खरीदती है या आपस में मर्ज होती है, ठीक है, शेयर शेयर वगैरह ट्रांसफ़र होते हैं, तो वहाँ पे क्या करता है, उसकी निगरानी भी रखता है, फिर मंजूरी देता है, ठीक है। तो ये भी इसका कार्य होता है। एकाधिकार और कार्टेल पर रोक, कंपनी द्वारा गुप्त रूप से दाम तय करने, प्राइस फिक्सिंग जैसी गतिविधियाँ होती, ठीक है, उस पर भी नज़र रखता है ये।
उपभोक्ता के हित की रक्षा करता है सीसीआई। उपभोक्ताओं को बेहतर विकल्प और दाम मिले, ये सुनिश्चित करने का काम भी सीसीआई का होता है। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, मार्च 2020 में यस बैंक के पुनर्गठन के समय किसने उसमें निवेश किया था? उस समय चर्चा में था और इस समय भी ये बैंक चर्चा में, ठीक है। केवल विदेशी बैंक ने, केवल भारतीय निजी बैंक ने, केवल एसबीआई और 7 निजी क्षेत्र के बैंक ने, केवल आरबीआई ने। तो अभी पढ़ा आपने, इसमें निवेश किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 7 प्राइवेट बैंकों ने इसमें निवेश किया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, एसबीआई और यस बैंक ने, एसबीआई और अन्य बैंकों ने यस बैंक में अपनी कितनी हिस्सेदारी, ठीक है, एसएमबीसी को बेचने का निर्णय लिया है? अभी अभी पढ़ के आए, ध्यान रखिएगा। आप इसको कमेंट करके भी अपने आंसर बता सकते हैं। 10%, 15%, 20% एंड 25%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20%, ठीक है। एसएमबीसी किस देश की बैंकिंग कंपनी है? अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन। तो अभी पढ़ा आपने, ध्यान की गई, ये जापान की कंपनी है, ठीक है, सॉरी जापान की बैंक है, जापान की बैंक है, ठीक है, बैंकिंग कंपनी है। एसएमबीसी द्वारा यस बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए किन संस्थाओं की मंजूरी आवश्यक है? सेबी, नीति आयोग, दूसरा ऑप्शन आरबीआई, सीसीआई, आईएमएफ एंड डब्ल्यूटीओ, केवल एसबीआई। तो देखो, एक तो एस बैंक एक बैंकिंग कंपनी है, तो यहाँ पे आरबीआई तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और कंपनी है तो सीसीआई आएगा, इसकी भी परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आरबीआई और सीसीआई, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। आरबीआई और सीसीआई की परमिशन लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सेबी आपका कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, पूंजी बाजार को, ठीक है। पूंजी बाजार से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। नीति आयोग आपका एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, थिंक टैंक के रूप में काम करता है, और किसको रिप्लेस किया है इसने? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। इसके जो हेड होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसके मुखिया जो होते हैं वो पीएम होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है आपका नई दिल्ली में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होगा। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ध्यान रखिएगा, इसका काम क्या होता है कि इसका भी काम होता है, ध्यान रखिएगा, लोन लोन एंड फंड उपलब्ध कराना, ठीक है, लोन एंड फंड उपलब्ध कराना, मॉनेटरी नियंत्रण, मौद्रिक नियंत्रण भी रखता है ये, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जो जितनी भी फाइनेंशियल मनी, मुद्रा से संबंधित दिक्कत होती है उसको भी दूर करने का काम करता है कौन? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसका मुख्य काम होता है, ध्यान ध्यान रखिएगा, व्यापार का सामंजस्य स्थापित करना, ठीक है, विश्व में। तो यहाँ पे फिलहाल इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका आरबीआई और सीसीआई। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तक किस विदेशी इकाई को भारतीय यस बैंक में मेजॉरिटी स्टेक या हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति मिली है? ठीक है, एचएसबीसी, बार्कलेज, फेयरफैक्स, सिटी बैंक। तो अभी आपने पढ़ा था फेयरफैक्स, ठीक है, किसको पढ़ा था? फेयरफैक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ और यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आए। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि दिल्ली में, ध्यान रखिएगा, एक जज थे, उनके घर में आग लग गई, ध्यान रखिएगा, और वहाँ पे कई बोरे नोट जले हुए मिले। तो ये चर्चा में रहा काफ़ी, ध्यान रखिएगा, और इसके लिए कमेटी बनाई गई इस जांच के लिए। तो आपसे एग्जाम में यहाँ से उस कमेटी के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना ने, ध्यान रखिए, गुरुवार को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, इनका नाम ध्यान रखिएगा, जज का जो था यशवंत वर्मा इनका नाम है, ठीक है, ये जज हैं, के आवास पर कथित रूप से मिली नकदी के संबंध में आंतरिक रिपोर्ट भेज दी। न्यायमूर्ति वर्मा जो दिल्ली उच्च न्यायालय में पदासीन थे, तो उनके आवास में आग लगने पर अग्निशमन विभाग के कर्मियों को नकदी मिली थी। तो यहाँ पे रिपोर्ट जो भेजी गई, ध्यान रखिएगा, जांच की रिपोर्ट, संजीव खन्ना ने ये रिपोर्ट भेजी है किसको? राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को, ठीक है। उसके बाद इनके ऊपर जो भी कार्रवाई करनी होगी वो डिसीजन लिया जाएगा। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए तो इसको ध्यान रखेंगे।
इसके बाद एक क्वेश्चन और आपका है, देखो मैं करंट के क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, और ये क्वेश्चन सभी हैं जो न्यूज़पेपर से ही मैं उठाता हूँ क्वेश्चन को, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मॉर्निंग स्टार डीबीआरएस जो एक वैश्विक संप्रभु क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती है, ध्यान रखिएगा, इसका काम होता है कंपनी की क्रेडिट रेटिंग जारी करना। क्या करना? कंपनीज की, ध्यान रखिएगा, क्रेडिट रेटिंग इशू करना। तो क्रेडिट रेटिंग जो होती है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता को दिखाता है उस कंपनी में। मतलब अगर किसी भी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी, ठीक है, अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी, जाहिर सी बात है उसमें जो इन्वेस्टर होता है, ठीक है, उस कंपनी के शेयर में या फिर उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर रिटर्न की संभावना होती है। लेकिन अगर किसी कंपनी, कोई डूबती हुई कंपनी होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लॉस में जाएगी, तो उसकी क्रेडिट रेटिंग, ध्यान रखिएगा, एक तो ख़राब होगी। दूसरी बात, यहाँ पे उसमें इन्वेस्टर जो है उस पर ज़्यादा निवेश नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे बात हो रही है डीबीआरएस एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसने भारत की दीर्घकालिक विदेशी और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को डबल सॉरी ट्रिपल बी लो, मतलब ये रेटिंग है ट्रिपल बी लो से बढ़ाकर इसने ट्रिपल बी स्टेबल कर दिया है, ठीक है, इसने, ठीक है, तो ये चेंज आया है इसमें, ठीक है, लो से स्टेबल कर दिया है। मतलब एक तरीके से अगर कहें तो यहाँ पे इसका जो है सुधार हुआ है, ठीक है, और इसका रुझान जो है स्टेबल हो गया है, इस मतलब ट्रिपल भी स्टेबल हो गया। और एजेंसी ने यह भी कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव क्षेत्रीय स्तर तक सीमित रहने की उम्मीद है, ठीक है। तो फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ जो होती है, यानी कि इनका मुख्य काम होता है क्रेडिट रेटिंग जारी करना। क्रेडिट रेटिंग कैसे वर्क करता है ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब जैसे भारत की जो क्रेडिट रेटिंग में सुधार होगा, जाहिर सी बात है, जब इसमें सुधार होगा तो दूसरे जो देश हैं, ठीक है, जो वो दूसरे देश निवेश करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि निवेशक वहीं निवेश करेगा जहाँ पे उसको रिटर्न की संभावना ज़्यादा होगी। तो हमारी अर्थव्यवस्था फिलहाल अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, यानी कि अभी भी आईएमएफ का जो आंकड़ा 6.2%, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट है भारत की, ठीक है, और ये जो है 6.5% जीडीपी ग्रोथ थी, वो तो टैरिफ और जो युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है उसकी वजह से इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। और फिर भी दूसरी जो संस्थाएं हैं उनका मानना है, ध्यान रखिए, कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% के लगभग इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, ठीक है। तो दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से भारत एक है, और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ग्लोबल रेटिंग एजेंसी रिसेंटली अपग्रेडेड इंडियाज लॉन्ग टर्म करेंसी इशूअर रेटिंग टू ट्रिपल बी विद स्टेबल आउटलुक? मूडीज, फिच, मॉर्निंग स्टार, डीबीआरएस, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मॉर्निंग स्टार डीबीआरएस, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्हाट वाज द इंडियाज प्रीवियस रेटिंग बिफोर द अपग्रेड बाय मॉर्निंग स्टार डीबीआरएस, ठीक है, ए माइनस, ट्रिपल बी लो, डबल बी प्लस। तो ये ट्रिपल बी लो था, ठीक है, अभी पढ़ा आपने। जो आज सबसे बेस्ट रेटिंग होती है, ध्यान रखिएगा, वो ए रेटिंग सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसके अलावा ए प्लस प्लस अगर रेटिंग है तो ये और अच्छी मानी जाती, ठीक है, मतलब हाईएस्ट सेफ्टी, हाईएस्ट सिक्योरिटी की अगर बात करें तो ए रेटिंग सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है, यहाँ पे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली हाउ मैनी ईयर्स एज इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिक्लाइन? देखो यहाँ पे बात की जा रही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, बात हो रही है, मतलब जीवन काल की, जीवन काल, एवरेज जीवन काल का मतलब व्यक्ति को उस देश में जो निवासी हैं कितने वर्ष तक जिंदा रहते हैं, ठीक है, लगभग, तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसे कहा जाती है जी, ठीक है, जीवन काल, इसी को जीवन काल कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे बात हो रही है कि पहली बार यहाँ पे हाउ मैनी ईयर्स हैज़ इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिक्लाइन, कितने सालों में भारत की यानी कि जो जीवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है 25 साल में, 40 साल में, 50 साल में, 60 साल में। तो यानी कि अगर हम बात करें तो 50 साल में भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी घटी है एक रिपोर्ट के अनुसार। और वहीं अगर हम बात की ध्यान रखिएगा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट वाज द इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2017 से 21 के बीच में जो रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो थी कितने, मतलब एवरेज जी वर्ष तक लोग जिंदा रहते हैं, ठीक है। 70.5 ईयर्स, 68.9 ईयर्स, 69.8 ईयर्स, 71.2 ईयर्स। तो इसका जो आंकड़ा ध्यान रखिएगा, लगभग भारत में जो जीवन काल है लोगों का 69.8 ईयर्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन बनता है, विच इंडियन स्टेट्स रिपोर्टेड द हाईएस्ट इंक्रीज इन द रजिस्टर्ड डेथ, किन राज्यों में सबसे ज़्यादा डेथ रजिस्टर्ड की गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आंकड़े आए हैं, पहला ऑप्शन है गोवा, सिक्किम एंड मणिपुर, इसके बाद यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड बिहार, इसके बाद आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड चौथा ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर ध्यान रखिएगा ये है यूपी, यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई है यहाँ पे हुई है, आंकड़े इसके बता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, व्हाट वाज इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ड्यूरिंग 2016 से 20 के बीच में। तो इसका जो सही आंसर होगा ये देखते हैं, पहला ऑप्शन है 70 ईयर्स, सेकेंड इज 68.7 ईयर्स, ऑप्शन सी 69.8 ईयर्स, ऑप्शन डी 71.1 ईयर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70 ईयर्स। आगे बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपने देखा था आया हुआ है अभी, रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था ध्यान रखिएगा ये अभी यस बैंक से संबंधित है और बैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय भी रहता है, ठीक है। तो इस समय ये चर्चा में इसको देख लेते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग की बात अगर हम बात करें ध्यान रखिए तो मेकिंग मेजर चेंजेस इन अ कंपनी सेटअप टू सॉल्व फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम। ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी बैंकिंग कंपनी या कोई भी कंपनी, ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियली वीक होती है, ठीक है, वित्तीय रूप से उसमें दिक्कत आती है, वित्तीय रूप से, ठीक है, वित्तीय रूप से जब कमज़ोर होती है कोई भी कंपनी, तो ध्यान रखिएगा उसके रिस्ट्रक्चरिंग की बात की जाती है, फाइनेंशियली रूप से उसको मजबूत करने की बात की जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होते हैं इसको देख लेते हैं। उदाहरण के लिए इन बैंकिंग कंपनी की बात करते हैं हम, ध्यान रखिएगा जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पे हम समझते हैं यस बैंक वाला केस, वैन अ बैंक फेस अ क्राइसिस, जब कोई बैंक क्राइसिस फेस करता है, ठीक है, जैसे यूज लॉस या फिर बैड लोन की वजह से, तो आरबीआई और गवर्नमेंट में इंटरवेन, मतलब आरबीआई का और भारत सरकार उस पर हस्तक्षेप करती है, ठीक है, डिसीजन लेना स्टार्ट कर देती है। और रिस्ट्रक्चरिंग प्लान इसमें लागू किया जाता है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुछ मेन पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे पहला मेन पॉइंट है ब्रिंग अ न्यू मैनेजमेंट, जो ओल्ड मैनेजमेंट होता है ध्यान रखिएगा उसको हटा दिया जाता है, ठीक है, उसको हटा दिया जाता है, नया मैनेजमेंट का गठन कर दिया जाता है, डिसीजन लेता है जो कि। इसके बाद अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, अरेंज फॉर कैपिटल, ठीक है। अभी इसका लेटेस्ट एग्जांपल और बता दें आपको, इंडसइंड बैंक, इंडस इंड बैंक, ठीक है, इसके सीईओ एमडी और डिप्टी सीईओ एमडी, ध्यान रखिए इसके डिप्टी सीईओ, इन दोनों लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है, रिज़ाइन कर दिया है, ठीक है, इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे पोर्टफोलियो, ध्यान रखिएगा, पोर्टफोलियो के अंतर्गत यहाँ पे लॉस हुआ है लगभग 2000 करोड़, ठीक है। तो ये जो लॉस हुआ, ध्यान रखिएगा, इसके लिए ऑडिटिंग करवाई गई, जब ऑडिटिंग करवाई गई तो ये पता चला, ठीक है, कुछ कमियां इनकी निकल के आई है, तो ये मैनेजमेंट के हिस्सा था, इनको हटा दिया गया, लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ। वहीं पे जैसे यहाँ बात हो रही है कि ब्रिंग इन
न्यू मैनेजमेंट, जो नया मैनेजमेंट, अब इसको हटाया जाएगा तो एक कमेटी बनाई जाएगी जो नए मैनेजमेंट पे के लिए काम करेगी, ठीक है। एंड अरेंज फॉर कैपिटल, कैपिटल के लिए भी यहाँ पे ये काम करेगा, ठीक है। तो कैपिटल मतलब इसको बचाने के लिए काम किया जाता है। तो ये जैसे लाइक एसबीआई ने इन्वेस्ट किया था यस बैंक में, ठीक है, जो 2020 में इसमें समस्या आई थी रिस्ट्रक्चरिंग के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा किसने निवेश किया था, एसबीआई ने, इस बैंक को बचाने के लिए। और बाकी 7 बैंकों का शेयर इसमें और है, अभी इसको दूसरे जापान की बैंक खरीद रही है, अभी हमने चर्चा किया, ध्यान रखिएगा इस बैंक को, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के रूप में इसमें ले सकते हैं। वहीं चेंज द बोर्ड और ओनरशिप स्ट्रक्चर, इसका बोर्ड और ओनरशिप स्ट्रक्चर भी चेंज किया जा सकता है स्ट्रक्चरिंग के अंतर्गत, ठीक है। एंड रीगेन पब्लिक एंड इन्वेस्टर्स ट्रस्ट, इसको जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें होती हैं तो एक इसलिए होती है ताकि पब्लिक का इंटरेस्ट और ट्रस्ट इसको बनाए रखा जाए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है रीस्ट्रक्चरिंग का, ध्यान रखिएगा, अवॉइड कोलैप्स, कोलैप्स को बचाना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड मेक द कंपनी और बैंक प्रॉफिटेबल गेन, फिर से उसको प्रॉफिटेबल गेन मतलब प्रॉफिट में लाने की कोशिश की जाती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स एंड जॉब्स, तो बहुत से लोगों की जॉब चली जाती है, ध्यान रखिएगा, जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनका नुकसान होता है तो उसकी सुरक्षा करना। एंड इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज को बनाए रखना। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं रिस्ट्रक्चरिंग के। यहाँ से जो आपका बैंक में जो पीओ लेवल के एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे ये क्वेश्चन बनेंगे आपको, ठीक है। तो जो थ्योरी आपको पता होगी, ध्यान रखिएगा, थ्योरी जब आप पता होगी तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कोई भी बनेंगे उसको आप ज़रूर कर लेंगे, इसीलिए यहाँ पे इसको बताया जा रहा है, ठीक है। यदि आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ओके एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे। इसके अलावा पीडीएफ और कंटेंट के लिए ध्यान रखिएगा आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ओके एग्ज़ाम ऑफिशियल के नाम से। किसी भी अन्य जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा आज का करंट अफेयर दोस्तों, अगली क्लास में हम फिर जानेंगे कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।